जय हिंद साथियों। इस वीडियो पर हम डिस्कस करने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में और इसे आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री की बेटा ये आपके 17वीं नंबर की क्लास होने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका डिस्कशन है आज का, ध्यान से देखिएगा क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता है। अगर हम बात करें पूर्ववर्ती वीडियो की तो इससे पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आप सभी को शुंग काल के बारे में विस्तार से बताया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें शुंग काल की तो शुंग काल के जो प्रमुख शासक हैं, ठीक है, उनमें से आपको एक तो पुष्यमित्र शुंग मिलेंगे, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, प्रमुख शासक हैं। और दूसरे जो है आपको मिलेंगे वो वसुमित्र मिलेंगे, ठीक है, वसुमित्र मिलेंगे। ये बेटा शुंग काल के प्रमुख शासक होते हैं। शुंग काल के बाद में एक्चुअली क्या होता है, कण्व वंश का शासनकाल आता है। कण्व, ठीक है, वंश। कण्व वंश का जो संस्थापक है ना वो बेटा वासुदेव को माना जाता है। किसको माना जाता है? वासुदेव को जो है संस्थापक माना जाता है। किस वंश का? तो कण्व वंश का संस्थापक माना जाता है। थोड़ा बैकग्राउंड है, जानना जरूरी है। और ऐसा पुराणों में बताया जाता है। अगर हम बात करें पुराणों की तो पुराणों में ऐसा बताया जाता है कि जो कण्व वंश है वो लगभग 45 वर्ष तक शासन चलाने में सक्षम होता है और इसके जो शासक थे ना वो योग्य नहीं होते हैं। इस वजह से इसका पतन बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो इतनी सी मोटी मोटी बातें थी जो आपको जानना जरूरी था। और अगर आपने शुंग काल नहीं देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन यहाँ पर हुआ है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप देख लीजिएगा जा करके, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको हिस्ट्री टॉपिक में। अगर हम बात करें सातवाहन वंश की तो इस वंश की स्थापना बेटा सिमुक के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो अब हम सीधे सातवाहन पर चलते हैं। तो इस वंश की जो बेटा स्थापना है तो स्थापना का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो बेटा सिमुक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? सिमुक को दिया जाता है। अर्थात सिमुक के द्वारा सातवाहन या आंध्र वंश की स्थापना की जाती है। सिमुक को बेटा अन्य नाम सिंधुक के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो अन्य नाम है ना वो क्या है? वो बेटा सिंधुक भी है। अर्थात इन्हें सिंधुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम बात करें सातवाहन वंश की तो लगभग ऐसा माना जाता है कि इनका जो शासन काल है ना 450 वर्षों तक चलता है। अर्थात शासन काल लगभग 450 वर्ष के आसपास चलता है। तो अब एक्चुअली क्या है कि मुख्य बातें पता चल गई। अब क्या है, इस वंश के जो शासक है ना उनके बारे में हम जान लेते हैं कि जो प्रमुख शासक थे उनके द्वारा किस तरीके से शासन चलाया गया, कौन कौन सी व्यवस्थाएं लेकर के वो आए, तो उन पर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सातकर्णी की। तो सातकर्णी प्रथम की हम बात यहाँ पर करेंगे, ठीक है। सातकर्णी प्रथम की यहाँ पर हम बात करेंगे। बेटा इसके द्वारा दक्षिणाधिपत्य की उपाधि धारण की गई थी। मतलब अगर इनको बात करें उपाधि कौन सी धारण की थी तो इन्होंने दक्षिणाधिपत्य की उपाधि जो है धारण की थी, ठीक है। ओहो क्या बोल रहा हूँ यार, दक्षिणाधिपत्य, ओके, हाँ, दक्षिणाधिपत्य की जो है इनके द्वारा उपाधि, मतलब इन्होंने ये उपाधि धारण की थी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, राजसूय यज्ञ भी करवाया था। अगर बात करें तो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था इन्होंने, ठीक है। और साथ ही साथ में राजसूय यज्ञ भी इन्होंने जो है करवाया था। किसने? नाम है सातकर्णी प्रथम, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि सातकर्णी, ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि सातकर्णी और आगे जो मैं शासक पढ़ाऊंगा गौतमी पुत्र सातकर्णी, मतलब इनके बीच में, और यहाँ पर अगर हम आगे बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी की तो इनके बीच में क्या होता है ना, 9 शासक जो है और शासन चलाते हैं। कहाँ का? आपके सातवाहन वंश का, ठीक है। सातवाहन वंश में 9 शासक और होते हैं और जिसमें जो प्रमुख शासक होता है वो हाल होता है, ठीक है। प्रमुख शासक कौन होता है? हाल होता है। आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और गौतमी पुत्र जी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी की। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की अब हम आगे बात करेंगे। ये करणी आपका गणित वाला लिखा हुआ है, ठीक। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में बताया जाता है कि पुराणों के माध्यम से, मतलब पुराणों में ऐसा बताया जाता है, कहने का मतलब है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी लगभग 23वें नंबर के शासक थे। मतलब सातवाहन वंश के ये कौन से नंबर के शासक होते हैं? तो 23वें नंबर के शासक होते हैं। नाम
गौतमीपुत्र सातकर्णी। ऐसी जानकारी कहाँ से मिलती है एक्चुअली, तो हमें पुराणों से प्राप्त होती है। ऐसी पुराणों में इस तरीके की बातें लिखी गई हैं कि 23वें नंबर के शासक जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी थे। इन्होंने शक शासक नहपान को हराया था। इनके द्वारा जो है शक शासक था एक, शक शासक, और शक शासक का नाम क्या था बेटा, उसका नाम था नहपान। इस नहपान को हराने का काम किसने किया था, तो ये काम भी आपके गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब वशिष्ठी पुत्र के बारे में जान लेते हैं। तो इसे हम चमाचम कर लेते हैं, और ये आ गए आपके वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो बेटा इस शासक का उल्लेख अमरावती के अभिलेख से मिलता है। अगर इस शासक के उल्लेख की बात करें, ठीक है, तो इस शासक का जो उल्लेख है ना बेटा, उल्लेख वर्णन, वो आपको मिलेगा अमरावती, अमरावती के अभिलेख। अमरावती है, ठीक है, ती है, ता से ती वाला है ना, अमरावती का जो अभिलेख है वहाँ से ऐसी जानकारी मिलती है। और कुछ सिक्के भी दिए गए हैं, 2 पतवार वाले जहाज का चित्र देखने को मिलता है। मतलब इनके शासनकाल में जो एक सिक्का मिला हुआ है, नहीं ठीक है, सिक्के प्राप्त हुए हैं, उनमें जो है 2 पतवार वाले जहाज का उल्लेख दिया गया है। जहाज की बातें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जहाज का उल्लेख देखने को सिक्के पर मिलता है। ये बेटा वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासनकाल से संबंधित है। वशिष्ठी ऐसे भी लिख सकते हो, या पर आप बड़ी ठीक कर सकते हो। ठीक है, ओके, वैसे ऐसे भी ठीक है। तो ये बातें भैया आपको यहाँ पर समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें अगले शासक की, तो यज्ञश्री भी आते हैं। कौन आते हैं अगले शासक? यज्ञश्री। तो चलो इनके पास भी चलते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में यहाँ पर हम जान लेते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है बेटा? यज्ञश्री सातकर्णी। ओके, तो यहाँ पर भी गणित वाला करणी टाइप हो गया है। ओके, यज्ञश्री सातकर्णी 3री सदी तक सातवाहन वंश का बेटा पतन देखने को मिलता है। मतलब अगर हम पतन की बात करेंगे ना, सातवाहन वंश के पतन की, तो वो कहीं ना कहीं जो है 3री शताब्दी तक देखने को मिलने लगता है। 3री शताब्दी तक जो है इस साम्राज्य का पतन देखने को मिलने लगता है। ठीक है, इस समय में कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिसमें नाव का चित्र देखने को मिलता है। मतलब 3री सदी में क्या होता है ना, कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं और इन सिक्कों में जो है नाव का चित्र देखने को मिलता है। ठीक है, नाव का अंकन देखने को मिलता है। ओके, ये बात समझ में आई। सातवाहन वंश के शासकों की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो क्या थी बेटा? प्राकृत भाषा थी। तो अगर इनके हम राजकीय भाषा की बात करें, राजकीय भाषा की, तो इस वंश के शासकों की जो राजकीय भाषा थी वो बेटा प्राकृत थी। ठीक है, कौन सी थी भाषा? प्राकृत थी। तो इस तरीके से कुछ विशेषता थी, बस नाम इनका काफ़ी है और ज़्यादा कुछ विशेषताएं एक्चुअली है नहीं, इसलिए जो है मैंने आगे डिस्कशन नहीं किया। तो ये बातें भैया आपको समझ में सबकी सब आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस काल के बारे में और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं जो परीक्षा में आपकी हेल्प करेंगे उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो बेटा सातवाहन वंश का जो शासन था ना, वो धर्मशास्त्र के नियम पर चलता था। मतलब इस वंश का जो शासन था ना, मेरा वचन ये शासन, वो चलता था धर्मशास्त्र पर आधारित था। मतलब धर्मशास्त्र के अनुसार इस वंश का जो शासन था धर्मशास्त्र के अनुसार चला करता था। ठीक है, अनुसार चलता था, धर्मशास्त्र के अनुसार इस वंश का शासन चलता था। इस वंश के शासकों में उत्तराधिकार के लिए झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होता था, ना कोई युद्ध का वर्णन है। मतलब अगर इस वंश में जाओगे तो अगर अधिकार की बात करें या फिर आप कह सकते हो कि उत्तराधिकार की बात करें कि मुझे सत्ता चाहिए, ठीक है, इसकी बात करें तो लड़ाई झगड़ा का उल्लेख देखने को नहीं मिलेगा। लड़ाई वगैरह युद्ध वगैरह आपस में राज सत्ता भोगने के लिए लोगों ने नहीं किया, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। इस वंश के शासक राजाओं को जो है दैवी अधिकार में विश्वास नहीं करते थे। मतलब देवी का अधिकार नहीं मानते थे कि मतलब ये राजा की जो सीट है ना वो हमारी ही है, भगवान ने हम ही को बैठने के लिए भेजा, ऐसा नहीं था। दैवी के अधिकार के सिद्धांत को ये लोग नहीं मानते थे, इसीलिए लड़ाई नहीं होती थी। राजकुमारों को राजा क्या करता था? प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर देता था। और इस वंश का जो साम्राज्य था जनपद और गांव में बटा हुआ था। मतलब यहाँ का जो शासन था, या आप इसको दूसरी भाषा में साम्राज्य कह सकते हैं, तो ये आपका जो है जनपद में बटा हुआ था। जनपद में
और ग्राम में बटा हुआ था, और इस तरीके से जो है जिले में और गांव में बटा हुआ था, और इस तरीके से बड़े आराम से जो है शासन का कार्य चलाया जाता था। तो ये सारी बातें भैया क्लियर हो गई। सातवाहन काल में विदेशी व्यापार और वाणिज्य में बहुत तरक्की हुई थी, मतलब इन्होंने विदेशी व्यापार खूब किया था। ठीक है, मतलब विदेशी व्यापार की अगर बात करें ना, विदेशी व्यापार की बात हो या फिर वाणिज्य की बात हो, ठीक है, वाणिज्य की बात हो, वाणिज्य की खूब इन लोगों ने तरक्की की थी, खूब उन्नति इस क्षेत्र में सातवाहन शासकों के द्वारा की जाती है। उस समय बहुत सारी मंडियां हुआ करती थी, मतलब अगर मंडियों की बात करोगे ना, मंडियां अनाज वगैरह के लिए, तो मंडियों की संख्या खूब थी, लगातार बढ़ती जा रही थी, बहुत अच्छी खासी पैदावार हुआ करती थी, अनाज की खरीद और बिक्री भी हुआ करती थी। इस काल में मुद्रा के रूप में तांबा और चांदी के सिक्के भी चला करते थे, मतलब इस काल में अगर आप जाओगे तो आपको बेटा तांबा के और चांदी के, आप प्लस का मतलब ये ना समझना कि ये मतलब तांबा के और चांदी के जो है सिक्के प्रचलन में देखने को मिलते हैं, मतलब सिक्के चला करते थे। भैया यहाँ तक समझ में आ गया। सातवाहन कालीन समाज जो है, अगर हम वर्गों की बात करें, मतलब सातवाहन कालीन जो समाज था वो किस तरीके के वर्गों में बटा हुआ था, तो अगर हम प्रथम वर्ग की बात करें, ठीक है, सातवाहन कालीन जो समाज था वो किस तरीके से बटा हुआ था, ठीक है, और उसमें से जो प्रथम वर्ग था उसके अंतर्गत कौन कौन आते थे। तो अगर सातवाहन कालीन समाज की बात करें, सातवाहन कालीन समाज की बात करें, तो बेटा इस समय का जो समाज था ना, कई वर्गों में बटा हुआ था। उसमें जो प्रथम वर्ग था, प्रथम वर्ग, ठीक है, तो प्रथम वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आता था, तो बेटा इसमें महारथी आते थे, महासेनापति आते थे, मतलब महारथी और महासेनापति इसमें आते थे। ठीक है, महारथी हो गया और महासेनापति वगैरह जो है इसमें आया करते थे आपके प्रथम वर्ग के अंतर्गत। अगर हम बात करें सेकंड वर्ग की, ठीक है, सेकंड वर्ग की, तो सातवाहन काल में जो दूसरा वर्ग था उसमें कर्मचारी और गैर कर्मचारी आते थे, मतलब इसके अंतर्गत आपके सरकारी कर्मचारी आते थे उस समय जो शासन की सेवा करते थे, और उसके बाद गैर सरकारी कर्मचारी भी जो है इसके अंतर्गत आते थे आपके दूसरे वर्ग के अंतर्गत। अगर हम तीसरे वर्ग की बात करेंगे, ठीक है, तीसरे वर्ग की, तो इसमें लेखक आएंगे, किसान आएंगे, सुनार आएंगे, मतलब इसमें लेखक भी मिलेंगे आपको, लेखक मिले, किसान मिलेंगे और सुनार देखने को मिलेंगे, वो इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब अगर बात करोगे ना चतुर्थ वर्ग की, चतुर्थ वर्ग, चतुर्थ ऐसे ऐसे 1 4 है ना, चतुर्थ वर्ग की बात करोगे, मिटा देता हूँ, हाँ, तो चतुर्थ वर्ग की बात करोगे, अरे तुम्हारे, हाँ ये लो आ गया चौथे नंबर वाला वर्ग। तो इस वर्ग की अगर बात करोगे आप, तो इसमें आपको माली, लोहार, बढ़ई वगैरह मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको माली मिल जाएंगे, लोहार वगैरह मिलेंगे, ठीक है, बढ़ई वगैरह मिलेंगे, ये सब के सब आपको चतुर्थ वर्ग के अंतर्गत देखने को मिलते थे। तो देखो बेटा इस तरीके का प्रशासन था, समाज था, कुछ शासक थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते, वो मैंने आपके सामने रख दिए जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत, अब बारी आपकी है। एक प्यारा सा क्या करेंगे आप, कमेंट करेंगे। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करेंगे आप। पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, लाइक करके ज़रूर जाइएगा और हौसलों में अपने उड़ान रखिएगा और कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, जिससे कि जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिले। मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है। चलिए मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।